नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दिन भर की खबरों के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हरियाणा की खबर के साथ, जहां पर सूरजकुंड में गृह मंत्रियों की तरफ से ये चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। 2 दिनों का ये चिंतन शिविर था। देश की आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा इस शिविर में की गई और कानून व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। राज्यों के गृह मंत्रियों की तरफ से चिंतन शिविर में सहमति बनी है। आंतरिक सुरक्षा पर भी साथ काम करने पर सहमति बनी है। इसके अलावा साइबर क्राइम, आतंकवाद, नशे कारोबार मामले में भी शामिल और अपराधियों को सजा दिलवाने में भी फोरेंसिक जांच शामिल है। 2047 की योजना के तहत केंद्र और राज्य सहयोगात्मक काम करें। सूरजकुंड में हो रहा गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा ले, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। साथियों, आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। सूरजकुंड में हो रहा गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर। वहीं हरियाणा के इस चिंतन शिविर के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को ओडीओपी के तोहफे को भेंट किया है। गृह मंत्री समेत 15 मुख्यमंत्रियों को ये तोहफे भेंट किए गए। चिंतन शिविर में सभी डेलीगेट्स को ये तोहफे दिए गए। बता दें कि डेलीगेट्स को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओडीओपी के तहत ये तोहफे दिए हैं। ओडीओपी के वहीं गुजरात चुनाव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। गुजरात के सूरत में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो भी हमारा मुख्यमंत्री उम्मीदवार होगा वो गुजरात का अगला मुख्यमंत्री होगा। तो आज हम जनता से पूछते हैं कि आप बताइए कौन आपका सीएम होना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं और महंगाई बेरोजगारी से राहत चाहते हैं। इन लोगों ने 1 साल पहले ही अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। ने कहा कि पहले विजय रूपाणी साहब थे, उनको बदलकर भूपेंद्र पटेल साहब को ले आए, क्यों? इसका मतलब ये मानते हैं कि विजय रूपाणी में कुछ गड़बड़ी थी। उससे पहले जब विजय रूपाणी साहब को लाया गया था तब जनता से नहीं पूछा गया था, दिल्ली से बैठकर फैसला कर लिया गया था। जनतंत्र में जनता फैसला करती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ना 2016 में आपने पूछा, ना 2021 में पूछा। आम आदमी पार्टी में हम ऐसा नहीं करते, हम जनता से पूछ कर तय करते हैं कि आप किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। 2 चीजों से सबसे ज्यादा त्रस्त है, महंगाई और बेरोजगारी। सबसे ज्यादा महंगाई आज पूरे देश के अंदर गुजरात में है और गुजरात का आम व्यक्ति त्रस्त है महंगाई से। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज गुजरात के अंदर है। एक आम गुजरात का युवा बेरोजगारी की वजह से बहुत ज्यादा त्रस्त है। ऐसे में लोगों के अंदर अपने आप चर्चा है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने खूब काम किया, अब पंजाब के अंदर खूब काम कर रही है, महंगाई से राहत दिलाती है आम आदमी पार्टी, बिजली मुफ्त कर देती है, शिक्षा अच्छी करती है, शिक्षा पे पैसे बचने लगते हैं, सबका इलाज मुफ्त कराते हैं, इलाज पे पैसे बचने लगते हैं, महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये महीना देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। ये सारी बातें अपने आप फैल चुकी हैं पूरे गुजरात में। तो लोग बदलाव चाहते हैं, लोग महंगाई और बेरोजगारी से राहत चाहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मनमानी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने आईटी नियमों में बड़े बदलाव किए।
नए आईटी नियमों के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भारत के आईटी नियमों को मानना अनिवार्य हो जाएगा। इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही भी अब तय की गई है। ये प्लेटफॉर्म्स अब एल्गोरिथम के आड़ में मनमानी नहीं कर पाएंगे। नए आईटी नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं। नए आईटी नियमों के नोटिफिकेशन के मुताबिक 90 दिनों में शिकायत अपीलीय पैनल बनेगा। प्रस्तावित बदलावों के मुताबिक संवेदनशील कंटेंट पर 24 घंटे में एक्शन लेना होगा। और अगली खबर दिल्ली से, जहां पर सरदार पटेल के जन्मदिन पर जेलों में भी एकता दिवस मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर को देश भर की जेलों में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने जेलों में एकता दिवस मनाने के लिए मुख्य सचिवों को यह पत्र लिखा है। तो आपको बता दें कि सरदार पटेल के जन्मदिन पर जेलों के अंदर एकता दिवस मनाया जाएगा और गृह मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश पत्र के जरिए दिए गए हैं। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की ये निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सरदार पटेल के जन्मदिन पर जेलों में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर को देश भर की जेलों में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने जेलों में एकता दिवस मनाने के लिए मुख्य सचिवों को ये पत्र लिखा है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, अगर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कहीं न कहीं जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो मनाया जाएगा। और इस बार सबसे खास बात है कि तमाम जिलों में भी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो वो देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। ऐसे में मोदी सरकार ने वल्लभ भाई पटेल की जयंती को एक बार फिर से बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही है। और सरदार पटेल की जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के केवड़िया भी जाएंगे और वहाँ पे वहाँ पर आयोजित एकता दिवस के कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। केवड़िया में चूंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रधानमंत्री IAS प्रोफेसर को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा सरदार पटेल ही अगर हम बात करें सरदार पटेल ही भारतीय सिविल सेवा की निरंतरता को कायम रखने वाले पहले निर्णायक व्यक्ति थे। तो निश्चित तौर पे किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को भव्य बनाया जा सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और की सरकार ने ये तैयारी की है। और इसी कड़ी में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की जो बात है वो गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि तमाम जिलों में भी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। चलिए ठीक है, आप लगातार बने रहिए पीयूष, आगे भी आपसे तमाम जानकारी और अपडेट्स लेंगे। और अगली खबर दिल्ली से, जहां पर एम्स इमरजेंसी में दाखिल मरीजों के लिए सराहनीय पहल। आपको बता दें कि मरीजों के लिए अब 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं होंगी। इमरजेंसी के मरीजों के लिए छुट्टी वाले दिन भी टेस्ट की सुविधा बहाल रहेगी। यानी कि अगर छुट्टी है तो भी टेस्ट आपके हो पाएंगे जो मरीज इमरजेंसी में भर्ती होते हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इमरजेंसी के मरीजों के लिए अब टेस्ट की सुविधा छुट्टी वाले दिन भी उपलब्ध रहेगी। और पीयूष तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं फोनलाइन पर अधिक जानकारी के साथ। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, अगर हम बात करें तो एम्स में जब मरीजों को दाखिल कराना होता है तो काफी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है, लंबा वक्त मिलता है। ऐसे में इमरजेंसी में दाखिल मरीजों के लिए कहीं ना कहीं एम्स प्रशासन ने एक बड़ी राहत भरी खबर एम्स प्रशासन लेकर आया है। और
जो इमरजेंसी में दाखिल मरीज होंगे तो 24 घंटे के टेस्ट की सुविधा होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इमरजेंसी के मरीजों के लिए छुट्टी वाले दिन में टेस्ट की सुविधा जो है वो बहाल रहेगी। तो एम्स प्रशासन की ओर से ये एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि एक बैठक भी होने वाली है एम्स प्रशासन एम्स के नेतृत्व में, जिसमें तमाम दिल्ली सरकार के भी तमाम जो अस्पताल अंडर में आते हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पे लगातार जो अस्पताल प्रशासन है, क्योंकि एम्स एक बड़ा अस्पताल है दिल्ली का, जहाँ पे तमाम मरीज अलग अलग राज्यों से दूर दराज से आते हैं। ऐसे में एम्स प्रशासन ने एक बड़ी राहत भरी जो खबर है वो लोगों को दी है, और निश्चित तौर पे एक सराहनीय पहल है, जहां इमरजेंसी में दाखिल मरीजों के लिए 24 घंटे टेस्ट की जो सुविधा है वो उपलब्ध रहेगी। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। अगली खबर चंडीगढ़ से, जहां पर 18 जिलों में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। पहले चरण में 10 जिले और दूसरे चरण में 9 जिलों में चुनाव की घोषणा की गई। फतेहाबाद में चुनाव तीसरे चरण में कराए जाने का फैसला लिया गया। 30 अक्टूबर को जिला परिषद के लिए वोटिंग होगी, तो 2 नवंबर को वोटिंग पंच सरपंचों के लिए मतदान होगा और 31 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं उम्मीदवार। 22 और 25 नवंबर को वोटिंग होगी। नतीजे 27 नवंबर को आएंगे। पटियाला में नशे के खिलाफ पंजाब सरकार ने डीजीपी, आईजी और एसएसपी को नशा तस्करों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। बता दें कि पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक युवक को भी गिरफ्तार किया, जिसके पास से 10,000 नशीली गोलियां और एक कार बरामद की गई। चौकी इंचार्ज जसप्रीत कौर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नशे के खिलाफ पटियाला पुलिस की तरफ से नशे के खात्मे को लेकर सख्त कार्रवाई जारी है। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਬਲਵੇੜਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਦੌਰਾਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਗਿਆ, ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 10,000 ਟਰਾਮਾਡੋਲ ਗੋਲੀਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੌਰਾਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ भी पड़ताल सामने आऊगी। पुलिस पार्टी बलवेड़ा के स्पेशल सेल ने नाकाबंदी की। पटियाला से गुजरात और राजस्थान के बीच में पंजाब की अंग्रेजी शराब सप्लाई करते थे। पुलिस ने राजस्थान नंबर ट्रक से कुल 500 से ज्यादा बोतल शराब की बरामद की। पुलिस ने सुखविंदर सिंह नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो पंजाब से राजस्थान और गुजरात को जाने वाले शराब के ट्रकों की पासिंग किया करता था। फिलहाल 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी की तलाश जारी है। थाने ਦੇ एसआई ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਟੀਮ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਲੀ ਕੋਮਲ ਤੇ ਮੋਨੂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨੌਰ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਥੋਕ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਵਗੈਰਾ, ਜੋਤੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਰਸ਼ ਪੈਲਸ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ पटियाला के रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस फोर्स जा पहुंची और भारी पुलिस बल को देखकर ट्रेन में सफर कर रहे यात्री सहम गए। पुलिस रेलवे स्टेशन पर एसएसपी दीपक पारिक के आदेश का पालन करते हुए पहुंची थी। बता दें कि डीएसपी सिटी संजीव सिंगला की ओर से तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की जांच की गई। ਅੱਜ ਸਾਡੇ एसएसपी ਸਾਹਿਬ श्री दीपक पारिक जी IPS SSP पटियाला जी ਵੱਲੋਂ स्पैशल मुहिम चलाई गई है। स्पैशल टीम मुहैया की गई है। सानू स्पैशल टास्क ਸੀ स्टेशन चैक करना, रेलवे स्टेशन और इसका आला दुआला आसा पासा चैक करने की हिदायत हुई थी, जिससे मैं मेरे नाल 2-3 टीमां नाल रेलवे पुलिस नाल GRP RPF और लेडी पुलिस के नाल असी अज स्टेशन की चैकिंग की, स्टेशन के आले दुआले चैकिंग की और जिहड़े भी कोई सानू शक्की व्यक्ति लगे उन्होंने फिजिकल वेरीफिकेशन भी की और पर्सनल सर्च की। सब ठीक ठाक है।
ਸਿਰਫ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਜੋ ਸਿਗਰਟ ਲਾਈਟਰ ਟਾਈਪ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀਗਾ, ਜੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ, ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਿਫਟ शॉप ਤੋਂ वहीं मुंबई राजकीय रेलवे पुलिस का ट्विटर हैंडल अचानक से हैक कर लिया गया। शीर्ष अधिकारी ने ये जानकारी दी। बता दें कि मुंबई उपनगर रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा जीआरपी पर है। जीआरपी मुंबई के आयुक्त केसर खालिद ने ट्वीट कर लिखा, संबंधित एजेंसियां ट्विटर हैंडल का नियंत्रण फिर से हासिल करने का काम कर रही हैं। लातूर जिले के बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष ज्योतिराम चिवड़े ने कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री अमित देशमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 2 साल में लातूर की जनता को पागल बनाया गया है। विकास के नाम पर खुद का शुगर कारखाना चलाया और कुछ नहीं किया। साल इतने कोरोना के भयानक गए कि उसमें हमारे कई भाइयों की जानें चली गई। फिर भी इस राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। उसमें उस सरकार में अपने लातूर के अमित देशमुख बोल के एक कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने इस लातूर में जब तक कोविड था तब तक उनका मुंह भी दिखाया नहीं इस लातूर वासियों को। मैं आपको एक बात इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने विपक्ष में रहते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी ने इतना बहुत बढ़िया काम किया। इस 26 गांव में एक मेरा मंडल है, छत्रपति संभाजी राजे मंडल। उस मंडल में मैं खुद पूरे गांव-गांव जाके उन जिस टाइम में यहाँ संकट घराया था, उस संकट के कार्यकाल में हमने इतनी बढ़िया सेवा दिया जनता को। तो मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, यहाँ के पालक मंत्री अमित देशमुख ये यहाँ के जनता को मुंह दिखाने के लायक तक नहीं रहे। अभी उनका सिर्फ यही मकसद है कि उनके फैक्ट्रियाँ, गन्ने के फैक्ट्रियाँ चलना चाहिए और उनको खुद को इतना धन दौलत और पैसा मिलना चाहिए, ये खाली सोचते हैं। वहीं महाराष्ट्र में केंद्रीय रेल मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने उत्तर भारतीय लोगों की मांग के चलते आज जालना से छपरा तक के लिए रेल की शुरुआत की है। इस समय रेल मंत्री राव साहेब दानवे और जालना कांग्रेस के विधायक कैलाश गोरंट्याल द्वारा जालना से छपरा के लिए जाने वाली रेल को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की गई। हफ्ते में एक बार ये ट्रेन चलाई जाएगी। वहीं मुंबई में एसआरए घोटाला मामले में ठाकरे गुट की नेता किशोरी पेडनेकर को आज पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन किशोरी पेडनेकर पुलिस थाने में हाजिर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि एसआरए प्रोजेक्ट से मेरा कोई संबंध नहीं, बीजेपी दबाव बनाकर मेरा मुंह बंद करने की कोशिश कर रही है। जैसे संजय राउत के बाद मुझे टारगेट किया जा रहा है। जो उनकी शरण में चले गए उन्हें छूट है, जो नहीं गए उन पर दबाव डालने की कोशिश शुरू हुई। रायगढ़ में बदलते मौसम, प्राकृतिक आपदाओं और अनियमित बारिश के कारण इस वक्त धान की खेती खतरे में है। इस स्थिति में मजबूती से खड़े होने के लिए कोंकण के किसान अपने उपलब्ध खेतों में नई फसल की खेती के साथ प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि इंद्रापुर में राजेंद्र कुलवड़कर ने पहली बार मल्चिंग के जरिए जैविक हल्दी की खेती की है। राजेंद्र ने मुंबई गोवा हाईवे से सटे आधा एकड़ क्षेत्र में हल्दी लगाई है, जिसका लक्ष्य आधा एकड़ क्षेत्र से 10 टन हल्दी निकालना है। रायगढ़ जिले से लेकर पूरे कोकण में जो फसल है वो बर्बाद हो रही है। मूसलाधार बारिश हो, अतिवृष्टि हो, ओला दुष्काल, कोरडा दुष्काल, इनमें जो किसान है परेशान है। तो इस परेशानी को समाप्त करने के लिए अभी किसानों ने एक प्रयोग किया है, अपने खेती में हल्दी की लागवड़ की है। मानगांव तालुका के इंदापुर के जो राजेश कोनवलकर है किसान, उन्होंने हल्दी का प्रोजेक्ट किया है। हम उनसे जान लेते हैं कि किस प्रकार ये प्रोजेक्ट है। दादा क्या कहेंगे, किस प्रकार ये प्रोजेक्ट किया है, आपका मिशन क्या है?
जी आज तक यहाँ के किसान ज़्यादा करके धान की फसल यानी कि चावल की फसल बोते थे, लेकिन हमने अलग से प्रयोग किया। यहाँ पर हमने किया हल्दी की फसल बोई है। यहाँ हमारा यहाँ आधा एकड़ का क्षेत्र है। यहाँ आधा एकड़ के क्षेत्र में मैंने लगभग 200 किलो बीज बोया है। आज तक मेरा यहाँ पे 50,000 खर्चा हुआ है। लेकिन यहाँ ये जो फसल हार्वेस्टिंग को आएगी तब तक मुझे एक्सपेक्टेड है 6 टन से 10 टन का यहाँ प्रोडक्शन निकलना चाहिए। ये टारगेट हम अचीव करके ही रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पैसे के स्वरूप में देखने जाए तो मुझे ये क्षेत्र इतने क्षेत्र में आम किसान 2 लाख से 2.5 लाख तक अर्निंग करता है, यानी उसका टर्नओवर जाता है। लेकिन मेरा टर्नओवर जाने वाला है 10 लाख से 30 लाख तक का मेरा टर्नओवर अचीव करने का टारगेट है और वो अचीव करके ही रहूँगा। तो इसी माध्यम से मैं आम किसानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो जो फसल अपनी खेती बेच रहे हैं तो बेचने के बजाय अपने उपलब्ध जो क्षेत्र है वहाँ से अलग अलग प्रयोग करके एक जैविक खेती करके कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये जैविक खेती की है, मैंने यहाँ पे रासायनिक का एक दाना भी न इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह फार्मिंग जो की है वो जैविक खेती के ऊपर ही की है। हम अलग अलग निविष्ठा बना के खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है, उत्पादन के ऊपर का खर्चा कम करके उत्पाद में बढ़ोतरी करना हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। हमारे साथ थे किसान राजेश, जिन्होंने बड़ी कड़ी लगन और बड़ी लगन से यहाँ से बड़ी मेहनत की है, मशागत की है और यहाँ पे हल्दी का जो पीक है वो बोया है और इसमें से ज़्यादा नफ़ा कैसे मिले ये उन्होंने किसानों के सामने एक आदर्श और प्रेरणा रखी है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए धम्मशील सावंत, रायगढ़। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।